ओएनजीसी एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो देश की सबसे बड़ी ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन कंपनी है। ओएनजीसी इंडिया के क्रूड ऑयल प्रोडक्शन का 70% और नेचुरल गैस प्रोडक्शन का 84% सप्लाई करता है। ये कंपनी इंडिया के 26 सेडिमेंट्री बेसिन्स में हाइड्रोकार्बन्स एक्सप्लोर और एक्सप्लॉइट करने का काम करता है और इसके पास देश भर में 11,000 प्लस किलोमीटर की पाइपलाइन का नेटवर्क भी है और ये लगभग 230 ड्रिलिंग और वर्क ओवर रिग्स ऑपरेट करता है। इंडिया के 8 प्रोड्यूसिंग बेसिन्स में से 7 को ओएनजीसी ने डिस्कवर किया था, जिससे पूरे देश में 7.15 बिलियन टन्स ऑफ ऑयल एंड गैस वॉल्यूम का इजाफा हुआ था। जब इंडिया को पेट्रोल और गैस के मामले में बैरन लैंड माना जाता था, तब ओएनजीसी ने इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज करके पूरे दुनिया को चौंका दिया था और एक बड़ी ऑयल कंपनी के रूप में सामने आया था, जो आज 15 से ज्यादा देशों में ऑपरेट करता है। पर रिसेंट ईयर्स में ओएनजीसी की प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, जिसके वजह से कई चैलेंजेस खड़े हो गए हैं। आखिर ओएनजीसी इन चैलेंजेस को कैसे टैकल करते हुए नए एक्सप्लोरेशन कर रहा है, साथ में नए रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी में भी अपना नाम बना रहा है, सब जानते हैं इस वीडियो में। 1947 में जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो उस वक्त सिर्फ 2 ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज थी, नॉर्थ ईस्ट में असम ऑयल कंपनी और नॉर्थ वेस्ट में अटॉक ऑयल कंपनी, जिनकी प्रोडक्शन और एक्सप्लोरेशन कैपेसिटी काफी कम थी। और इस वक्त इंडिया के मेजॉरिटी सेडिमेंट्री बेसिन्स को ऑयल और गैस रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं माना जाता था। पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पता था कि ऑयल और गैस की बढ़ती डिमांड के कारण इन्हें जल्द ही इस फील्ड में आगे बढ़ना पड़ेगा। इसलिए 1955 में भारत सरकार ने देश के कई एरियाज में ऑयल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज डेवलप करने का फैसला लिया और इसके लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जियो साइंटिस्ट की एक कोर टीम के साथ ऑयल एंड नेचुरल गैस डायरेक्टरेट बनाया गया, जो मिनिस्ट्री ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड साइंटिफिक रिसर्च के अंदर एक सबऑर्डिनेट ऑफिस के रूप में काम करता था। यूरोपियन देशों के ऑयल इंडस्ट्री को एनालाइज करके इंडियन प्रोफेशनल्स को ट्रेनिंग दी गई और कई देश जैसे रोमानिया, यूएसए, वेस्ट जर्मनी जैसे कंट्रीज से टेक्निकल हेल्प भी ली गई। सोवियत एक्सपर्ट्स ने स्पेसिफिकली सेकेंड 5 ईयर प्लान के दौरान होने वाले जियोलॉजिकल और जियोफिजिकल सर्वेज और ड्रिलिंग ऑपरेशंस में इंडिया की बहुत हेल्प की थी। इस डायरेक्टरेट के पावर को और बढ़ाने के लिए अगस्त 1956 में इसके स्टेटस को बढ़ाकर कमीशन बना दिया गया और यहीं से ओएनजीसी की शुरुआत हुई। अक्टूबर 1959 में इंडियन पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया और इस कमीशन को एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया गया, जिसका मेन काम पेट्रोलियम रिसोर्सेज की प्लानिंग, एक्सप्लोरिंग, डेवलपमेंट, सेल एक्सेट्रा मैनेज करना था। आज के टाइम पर ओएनजीसी ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में वर्टिकली इंटीग्रेटेड है, मतलब ये कंपनी अपने सप्लाई चेन के मल्टीपल स्टेजेस को ओन करता है, जैसे एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा जैसे चीजों को ओएनजीसी खुद ओन करता है। ओएनजीसी की इंटरनेशनल सब्सिडरी ओएनजीसी विदेश फिलहाल 15 देशों से ज्यादा में अपने प्रोजेक्ट्स ऑपरेट कर रही है और कई कंपनीज के साथ मिलकर डीप और अल्ट्रा डीप ड्रिलिंग्स में इन्वॉल्व है। नवंबर 2010 को ओएनजीसी को महारत्न का स्टेटस दिया गया और आपको बता दे कि महारत्न स्टेटस इंडिया के वैसे पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को दिया जाता है जो कुछ क्राइटेरिया पर खड़े उतरते हैं। इसके लिए कंपनी को पहले से नवरत्न स्टेटस का होना चाहिए और इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड होना चाहिए। कंपनी के पिछले 3 सालों में एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए और कंपनी का एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा या एवरेज एनुअल नेटवर्थ 15,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होना चाहिए। इसके साथ ही कंपनी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी होनी चाहिए, तभी किसी कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। पिछले कुछ सालों से ओएनजीसी की ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन में भी डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखने को मिली है और इसका मेन कारण इंडिया के ऑयल रिजर्व्स की एजिंग है, जिसके कारण ऑयल रिकवर करना मुश्किल होते जा रहा है। मुंबई हाई जैसे ऑयल रिजर्व्स जो पिछले 50 साल से ज्यादा समय से ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसकी प्रोडक्शन डिक्लाइन हो रही है, जिसके लिए ओएनजीसी ने वहां पर ग्लोबल प्लेयर्स के साथ मिलकर एनहांस्ड ऑयल रिकवरी टेक्निक अप्लाई करने का फैसला लिया है। इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है जो आपको आई बटन में मिल जाएगी। 1970s में जब ओएनजीसी ने ऑफशोर एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया तो कई नई ऑयल फील्ड्स जैसे अंकलेश्वर, नीलम और बॉम्बे हाई जैसे बड़े ऑयल फील्ड्स को भी खोज निकाला था, जो इंडिया के ऑयल सेक्टर के लिए एक बड़ा गेम चेंजर था। लेकिन ओएनजीसी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिर्फ डिस्कवरीज तक सीमित नहीं है। उसने ईएनपी यानी एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज में ग्लोबल लेवल पर सेल्फ रिलायंस और कोर कॉम्पिटेंस डेवलप की, जिससे इंडिया इंटरनेशनल ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री में एक मजबूत कॉम्पिटिटर बन सका। ओएनजीसी फरवरी 1994 से ही पब्लिक लिस्टेड कंपनी है और उस वक्त ओएनजीसी में 48,000 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे और कंपनी के पास 104 बिलियन रुपए का रिजर्व और सरप्लस था।
और उस समय 107 बिलियन रुपीस के नेटवर्थ के साथ ओएनजीसी इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी था। लेकिन पिछले कुछ सालों से प्रोडक्शन में गिरावट को देखते हुए 2023 में ओएनजीसी ने डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर एक्सप्लोरेशंस में बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है, जिससे और तेजी से नए रिजर्व्स खोजे जा सके और प्रोडक्शन को वापस से रिवाइव किया जा सके। कृष्णा गोदावरी और अंडमान के अल्ट्रा डीप वाटर्स में हाइड्रोकार्बन्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए ओएनजीसी स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग के साथ काम कर रहा है, जिससे इंडिया की इंडिजिनियस ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन आने वाले कुछ सालों में मैसिवली बढ़ने के चांसेस है। इन सारे मेजर प्रोजेक्ट्स के ऊपर मैंने कई वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बनाई है जो आपको इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। साथ ही अगर यहाँ तक वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ये आपके लिए एक सिंपल सा काम है पर मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है। ओएनजीसी के डोमेस्टिक ऑपरेशन को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। 11 एसेट्स जो मेनली ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग फील्ड्स है, 7 बेसिन्स जो एक्सप्लोरेटरी प्रॉपर्टीज है जहां नए रिजर्व्स ढूंढने का काम होता है, 2 प्लांट्स हजीरा और उरान में जो प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग का काम संभालते हैं, सर्विस डिवीजन जिसमें ड्रिलिंग, जियोफिजिकल सर्वेज, लॉगिंग और वेल सर्विसेज जैसे टेक्निकल सपोर्ट ऑपरेशंस शामिल है। ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ओएनजीसी का इंटरनेशनल आर्म है जो भारत के बाहर ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन, डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का काम संभालता है। फिलहाल ओवीएल के 38 प्रोजेक्ट 17 अलग अलग देशों में चल रहे हैं और इस कंपनी की ऑयल और गैस प्रोडक्शन 2002-03 में सिर्फ 0.25 मिलियन मेट्रिक टन्स थी, जो 2010 तक बढ़ के 8.87 मिलियन मेट्रिक टन्स हो गई। ओएनजीसी 100% स्टेक के साथ ओवीएल को ओन करता है, जिससे ये इंडिया के सबसे बड़े ओवरसीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरर भी बन गया है। 19 दिसंबर 2006 को मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड और ओएनजीसी ने एक ज्वाइंट वेंचर स्टार्ट किया जिसका नाम ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड है और इसमें ओएनजीसी का 49% स्टेक था। ओएमपीएल का कॉम्प्लेक्स मैंगलोर स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर 442 एकर्स में फैला हुआ है और 5,750 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के साथ इसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड मैंगलोर में स्थित एक एडवांस ऑयल रिफाइनरी है जिसमें हर साल 15 मिलियन मेट्रिक टन तक क्रूड ऑयल प्रोसेस करने की कैपेसिटी है। यह रिफाइनरी हाई क्वालिटी फ्यूल प्रोड्यूस करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करती है, जिसमें 2 हाइड्रोक्रैकर्स शामिल है जो प्रीमियम डीजल बनाते हैं और 2 सीसीआर यूनिट्स जो हाई ऑक्टेन अनलेडेड पेट्रोल तैयार करती है। ओएमपीएल का कॉम्प्लेक्स एमआरपीएल रिफाइनरी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, जहां से रॉ मटेरियल सप्लाई होती है जो रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन को और भी एफिशिएंट बनाता है। ये लोकेशन भी स्ट्रैटेजिक है क्योंकि न्यू मैंगलोर पोर्ट सिर्फ 14 किलोमीटर दूर है और मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन और एक्सपोर्ट्स में आसानी होती है। ओएनजीसी का ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल सेटअप भारत के एनर्जी और पेट्रोकेमिकल सेक्टर में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है जो देश के इंडस्ट्रियल ग्रोथ में बड़ा योगदान देता है। ओएनजीसी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में अपने फुटप्रिंट्स को बढ़ाने के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट्स 100% तक बढ़ाने की प्लानिंग कर रहा है। कंपनी का फोकस विंड और पावर जनरेशन जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर्स पर होगा, जिससे ये अपनी कार्बन फुटप्रिंट कम कर सके। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक ओएनजीसी का ये प्लान डिकेड के एंड तक पूरे होने के चांसेस है, जिससे कंपनी फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन में अपनी पोजीशन मजबूत कर सकेगी। ओएनजीसी अपने रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो को एग्रेसिवली एक्सपैंड करते हुए 2030 तक 10 गीगावाट्स के रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी डेवलप करने के लिए 1 ट्रिलियन रुपीस इन्वेस्ट करेगी, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के 10 बिलियन रुपीस इन्वेस्टमेंट से 100% का जंप है। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर 25 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स, हाइड्रो प्रोजेक्ट्स और 1 मिलियन टन ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन पर एलोकेट किया जाएगा। ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन के अंदर 1,80,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन कैपेसिटी भी शामिल होगी। इसके अलावा ओएनजीसी 193 मेगावाट सोलर एंड विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स भी डेवलप करेगा, जो कंपनी के कार्बन न्यूट्रलिटी और सस्टेनेबल ग्रोथ के विजन को और आगे बढ़ाता है और ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की तेज ग्रोथ के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में ओएनजीसी की मदद करता है। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड और ओएनजीसी ने न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में साझा प्रोजेक्ट्स और कोलैबोरेशन के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। इस पार्टनरशिप का फोकस इनोवेटिव एनर्जी सॉल्यूशंस पर होगा, जिसमें फ्यूल सेल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट शामिल है। ओएनजीसी और एनटीपीसी ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई है जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करेगी। ये विंड और सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी फोकस करेगी।
इस नई कंपनी का नाम ONGC NTPC ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड रखा गया है। इसके अलावा कंपनी ऑफशोर विंड प्रोजेक्ट्स की फिजिबिलिटी एक्सेस करेगी और नए क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस पर भी काम करेगी। ये इनिशिएटिव सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी नए अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करेगा, जिससे ONGC और NTPC दोनों का क्लीन एनर्जी सेक्टर में एक मजबूत फुटप्रिंट बन सकेगा। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट के साथ ONGC न्यू ऑयल फील्ड्स डेवलपमेंट पर भी काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश के बलिया और वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में मिले मैसिव ऑयल रिजर्व्स को किस तरह ONGC डेवलप करने वाला है, इसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोस बनाई है जो इस प्लेलिस्ट में इंक्लूडेड है।